हेलो स्टूडेंट्स। फेमा एक्ट के अंतर्गत इसके पहले हमने फेमा के उद्देश्य, इसकी आवश्यकता क्यों थी तथा फेरा एवं फेमा एक्ट में क्या अंतर है, इसका अध्ययन किया था। अब हम उसी कड़ी में पार्ट 3 में आगे का अध्ययन करेंगे। आज हम फेमा एक्ट की प्रमुख परिभाषाएं एवं विदेशी विनिमय का नियमन एवं प्रबंध के संबंध में आगे की चर्चा करेंगे। फेमा एक्ट को समझने के पहले हमें इसके कुछ शब्द और शब्दावलियों को समझना होगा। फेमा एक्ट 2000 की धारा 2 के अंतर्गत कुछ विशिष्ट शब्द या शब्दावली को परिभाषित किया गया है। इन शब्दों की व्याख्या की गई है और जब तक विषय या संदर्भ से कोई प्रतिकूल अर्थ ना निकले, उसका अर्थ इस धारा में बताए अनुसार ही माना जाएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द आता है मुद्रा। सामान्य भाषा में हम मुद्रा से आशय नोटों एवं सिक्कों से लगाते हैं, किंतु फेमा एक्ट के अंतर्गत मुद्रा से आशय समस्त मुद्रा नोट, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, क्रेडिट लेटर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रतिज्ञा पत्र, क्रेडिट कार्ड या इसी प्रकार के वे प्रपत्र सम्मिलित हैं जो कि रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित किए गए हों। मुद्रा नोट, करेंसी नोट, इसमें सिक्कों तथा बैंक नोटों के रूप में सभी प्रकार की रोकड़ सम्मिलित किए गए हैं। अगला शब्द अधिकृत व्यक्ति, ऑथराइज्ड फॉर पर्सन। अधिकृत व्यक्ति से आशय ऐसे अधिकृत व्यापारी, मुद्रा परिवर्तनकर्ता, मनी चेंजर, रोधिका बैंकिंग इकाई, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट अथवा अन्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे धारा 10(1) के अंतर्गत विदेशी विनिमय अथवा विदेशियों प्रतिभूतियों में व्यवहार करने के लिए अधिकृत किया गया हो। रोधिका बैंकिंग जो शब्द आया है, तो रोधिका बैंकिंग इकाई बैंकिंग से आशय ऐसे जमा कोषों से है जो किसी कंपनी अथवा व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे बैंक में जमा किए जाते हैं जो उनके देश की सीमा से बाहर स्थित है। शब्द ऑफशोर का शाब्दिक अर्थ यह है कि ये बैंक द्वीपों पर स्थित हैं, जैसे कि केवेन द्वीप, बरमूडा, लग्जमबर्ग, चैनल द्वीप समूह, मकाओ और पनामा आदि। अगला शब्द विदेशी प्रतिभूति, फॉरेन सिक्योरिटी। फॉरेन सिक्योरिटी कोई प्रतिभूति, शेयर, ऋण पत्र, स्कंद, बॉन्ड या कोई दूसरा प्रलेख जो विदेशी करेंसी में लिखित या वर्णित हो और ऐसी प्रतिभूतियों को भी सम्मिलित करता है जो विदेशी करेंसी में वर्णित हो पर उसका निष्पादन या किसी रूप में लौटाया जाना, जैसे ब्याज या लाभांश, भारतीय करेंसी में हो। नेक्स्ट है पूंजी खाता सौदा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। पूंजी खाते का व्यवहार से अभिप्राय किसी ऐसे व्यवहार से है जो आकस्मिक देयताओं को शामिल करते हुए भारत के नागरिकों की भारत से बाहर की परिसंपत्तियों और देयताओं को बदल दे या भारत से बाहर के नागरिकों की परिसंपत्तियों और देयताओं को बदल दे, जिसमें ऐसे व्यवहार सम्मिलित हैं जिनका उल्लेख धारा 6(3) में किया गया है, जैसे किसी प्रतिभूति का हस्तांतरण करना या प्रतिभूति का जारी करना,
विदेशी विनिमय से ऋण लेना या विदेशी विनिमय से ऋण का देना, मुद्रा का आयात करना या मुद्रा का निर्यात करना, या भारत से बाहर की अचल संपत्ति का हस्तांतरण करना आदि इसमें सम्मिलित है। अगला जो शब्द है वो है व्यक्ति या पर्सन। तो व्यक्ति या पर्सन में जो सम्मिलित है उसमें है एक व्यक्ति, एक अविभाजित हिंदू परिवार, एक कंपनी, एक फर्म, व्यक्तियों की संस्था अथवा व्यक्तियों का समूह, चाहे उसका सम्मेलन हुआ हो अथवा नहीं हुआ हो। प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो ऊपर वर्णित किसी श्रेणी में न आया हो, किसी व्यक्ति के स्वामित्व में या उसके द्वारा नियंत्रित कोई एजेंसी, कार्यालय या शाखा। अगला शब्द है चालू खाता सौदा, करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। फेमा एक्ट में चालू खाता सौदे से आशय पूंजी खाते सौदे को छोड़कर अन्य सौदों से हैं। इसमें बिना किसी पक्षपात के निम्न को भी सम्मिलित किया जाता है: विदेशी व्यापार से संबंधित बकाया भुगतान, अन्य चालू व्यवसाय सेवाएं तथा व्यापार की सामान्य दशाओं में अल्पकालीन बैंकिंग तथा साख सुविधाएं। इसी प्रकार ऋणों पर ब्याज के रूप में बकाया भुगतान तथा विनियोगों से शुद्ध आय, विदेशों में रहने वाले माता पिता, पति या पत्नी एवं बच्चों के भरण पोषण के व्ययों हेतु रुपया भेजना। नेक्स्ट, माता पिता, पति या पत्नी तथा बच्चों की विदेशी यात्रा, शिक्षा तथा चिकित्सा संबंधी व्यय। अगला शब्द है भारत में निवासी व्यक्ति, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। भारत में निवासी व्यक्ति से आशय की परिभाषा आयकर अधिनियम में दी गई परिभाषा से भिन्न है। फेमा एक्ट में भारत में निवासी व्यक्ति से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो गत वित्तीय वर्ष के दौरान 182 दिनों से अधिक भारत में रहा हो, किंतु इसमें निम्न व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं किया जाता, जैसे भारत से बाहर गया हुआ व्यक्ति अथवा बाहर रहने वाला व्यक्ति, जो भारत के बाहर नौकरी में हो, जो भारत के बाहर किसी व्यवसाय अथवा पेशे में हो, अन्य किसी उद्देश्य से जिसमें उसकी इच्छा अनिश्चित काल के लिए भारत से बाहर रहने की प्रकट होती हो। अभी हमने भारत में निवासी व्यक्ति के संबंध में देखा क्लॉज ए में कि जो भारतीय हैं किंतु किन्हीं कारणों से भारत के बाहर हैं। बी क्लॉज उन व्यक्तियों के लिए लागू होता है जो विदेशी हैं किंतु किसी भी कारण से भारत में निवास कर रहे हैं। इसमें वह व्यक्ति भारत में नौकरी करने के लिए अथवा भारत में नौकरी करता हो अथवा भारत में व्यवसाय अथवा पेशे के लिए आया हो। इसी प्रकार से अन्य किसी उद्देश्य से जिसमें उसकी इच्छा अनिश्चित काल के लिए भारत में रहने की प्रकट होती हो। अन्य में कोई भी समामेलित संस्था जो भारत में रजिस्टर्ड हो अथवा जिसका भारत में समामेलन हुआ हो। इसी प्रकार से भारत में स्थित कोई कार्यालय, शाखा अथवा एजेंसी जिसका स्वामित्व अथवा नियंत्रण भारत
से बाहर के निवासी के हाथे में हो वह निवासी व्यक्ति माना जाएगा। अगला शब्द है भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ऐसा व्यक्ति जो भारत का निवासी ना हो, भारत के बाहर का निवासी कहलाएगा। फेमा की परिभाषा के अंतर्गत अगली शब्दावली है भारत को लौटाना, रिपेट्रिएट टू इंडिया। भारत को लौटाना से आशय प्रायः है विदेशी विनिमय को भारत लाना तथा ऐसे विदेशी विनिमय को रुपए के बदले में भारत में किसी अधिकृत व्यक्ति को बेचना या भारत में रिजर्व बैंक को सूचना के अंतर्गत वसूल किया धन अधिकृत व्यक्ति के खाते में डालना है। इसमें वसूल किया गया वह धन भी शामिल है जो विदेशी विनिमय में किसी ऋण या देयता को चुकता करता है। भारत में लौटाना से तात्पर्य साधारण भाषा में हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जो भारत का निवासी है किसी प्रकार का विदेशी विनिमय प्राप्त होता है अथवा प्राप्य है, ऐसी दशा में उस विदेशी विनिमय को एक निश्चित अवधि के भीतर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए तरीके से उस व्यक्ति द्वारा भारत लाना आवश्यक होगा। यहाँ पर रिपेट्रिएट शब्द का आशय प्रत्यावर्तन से है। अगली शब्दावली है सेवा, सर्विस। सेवा से अभिप्राय किसी प्रकार की सेवा से है जो शुल्क के साथ दी जा रही हो और जो संभावित उपयोगकर्ताओं को प्राप्त होती है। इसमें बैंकिंग, वित्त, बीमा, चिकित्सीय सहायता, कानूनी सहायता, चिट फंड, अचल संपत्ति, यातायात, कच्चे माल को तैयार करना, बिजली या ऊर्जा की पूर्ति, भोजन या आवास या दोनों की व्यवस्था करना, मनोरंजन, मन बहलाव, समाचारों या दूसरी सूचनाओं की बिक्री आदि सुविधाएं सम्मिलित हैं। परंतु सेवा में ऐसा कोई शामिल नहीं है जो बिना शुल्क या व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के अंतर्गत ही की जा रही हो, या अपन ये कह सकते हैं कि निःशुल्क सेवा या व्यक्तिगत सेवा इस अनुबंध के अंतर्गत नहीं आती है। अब हम रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय का नियमन एवं प्रबंध के संबंध में चर्चा करेंगे। विदेशी विनिमय के नियमन एवं प्रबंध के संबंध में रिजर्व बैंक के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं जो निम्न है। एक, विदेशी विनिमय में लेन देन करने पर प्रतिबंध। जब तक कि अधिनियम, नियमों तथा नियमनों में इसके विरुद्ध कोई बात न हो अथवा रिजर्व की सामान्य या विशेष अथवा रिजर्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति निम्न लेन देन नहीं करेगा। हम ये कह सकते हैं कि धारा 3 के अनुसार बिना रिजर्व बैंक की आज्ञा के या इस अधिनियम के नियमों के विशिष्ट प्रावधानों के अभाव में कोई व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता। विदेशी विनिमय या विदेशी प्रतिभूति में लेन देन अथवा हस्तांतरण अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जा सकेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति विदेशी विनिमय या विदेशी प्रतिभूति में किसी से ना तो व्यवहार कर सकता है और ना ही उसे हस्तांतरित कर सकता है, और जब तक कि वह अधिकृत व्यक्ति ना हो। भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को किसी भी रूप में कोई भुगतान अथवा साख प्रदान नहीं की जा सकेगी।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी ढंग से भारत के बाहर के किसी निवासी को ना तो धन की अदायगी कर सकता है और ना उसके खाते में कोई धन डाल सकता है। सा अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति से आदेश अथवा भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति की ओर से किसी धनराशि को प्राप्त अथवा भुगतान नहीं किया जा सकेगा। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं अधिकृत व्यक्ति के द्वारा के अतिरिक्त भारत से बाहर के निवासी के लिए किसी के द्वारा किसी भांति से धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा धन प्राप्त करता है तो उतना ही धन विदेश से भारत में आ जाता है तो यह अदायगी मान्य हो सकती है। भारत के बाहर स्थित किसी संपत्ति के संबंध में भारत में प्रतिफल स्वरूप कोई वित्तीय सौदा नहीं किया जा सकेगा। दूसरे शब्दों में हम कहें तो भारत से बाहर कोई संपत्ति प्राप्त करने, निर्मित करने या हस्तांतरित करने के उद्देश्य से भारत में कोई व्यक्ति किसी वित्तीय सौदे में शामिल नहीं हो सकता। विदेशी विनिमय एवं प्रबंधन से संबंधित अगले नियम इस प्रकार हैं। विदेशी विनिमय आदि को रखने पर प्रतिबंध। जब तक कि इस अधिनियम में इसके प्रतिकूल कोई प्रावधान न हो, भारत का निवासी कोई भी व्यक्ति विदेशी विनिमय, विदेशी प्रतिभूति अथवा भारत के बाहर स्थित अचल संपत्ति को प्राप्त करने, रोक कर रखने, ग्रहण अथवा हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि धारा 4 यह स्पष्ट करती है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी है, भारत से बाहर स्थित विदेशी विनिमय, विदेशी प्रतिभूति या अचल संपत्ति को प्राप्त करेगा, धारक होगा, कब्जे में रखेगा या हस्तांतरित करेगा। अगला नियम है चालू खाता सौदे। कोई भी व्यक्ति चालू खाता सौदे से संबंधित विदेशी विनिमय किसी अधिकृत व्यक्ति से अथवा उसको बेच सकता है अथवा आहरित कर सकता है, किंतु केंद्रीय सरकार सार्वजनिक हित में एवं रिजर्व बैंक से परामर्श करके इस संबंध में उचित प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो धारा 5 के अनुसार कोई भी व्यक्ति विदेशी विनिमय अधिकृत व्यक्ति को बेच सकता है या उससे प्राप्त कर सकता है यदि ऐसा विक्रय या प्राप्ति चालू खाता व्यवहार है। फिर भी सामान्य जनता के हित में और रिजर्व बैंक की राय से केंद्रीय सरकार चालू खाता व्यवहार में ऐसे प्रतिबंध लगा सकती है जो वह तय करे। अगला है पूंजी खाता सौदे। पूंजी खाता सौदों के संबंध में इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति विदेशी विनिमय अधिकृत व्यक्ति को बेच सकता है या उससे प्राप्त कर सकता है। फिर भी केंद्रीय सरकार की राय से रिजर्व बैंक पूंजी खाता व्यवहार के किसी वर्ग या किन्हीं वर्गों को अनुमेय घोषित कर सकता है। रिजर्व बैंक इससे संबंधित कार्रवाइयों के संबंध में उन्हें रोकने, प्रतिबंधित करने तथा नियमित करने के नियम भी बना सकता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि धारा 6 के अनुसार पूंजी खाता व्यवहार के लिए कोई भी व्यक्ति विदेशी विनिमय अधिकृत व्यक्ति को बेच सकता है या उससे प्राप्त कर सकता है। फिर भी केंद्रीय सरकार की राय से रिजर्व बैंक पूंजी खाता व्यवहार के किसी वर्ग या किन्हीं वर्गों को
अनुमेय घोषित कर सकता है तथा इसकी सीमा का भी निर्धारण कर सकता है। रिजर्व बैंक इससे संबंधित कार्रवाइयों के संबंध में उन्हें रोकने, प्रतिबंधित करने तथा नियमित करने के नियम बना सकता है। विदेशी विनिमय के नियम के अंतर्गत अगली कड़ी में हम माल व सेवाओं के निर्यात के नियमों के संबंध में अध्ययन करेंगे। इस संबंध में माल का निर्यात करने वाला प्रत्येक निर्यातक को निम्नांकित कार्यों को करना अनिवार्य है। क वह रिजर्व बैंक या किसी अधिकारी को निर्धारित फॉर्म पर निर्दिष्ट ढंग से एक घोषणा करेगा जिसमें माल का सच्चा व सही विवरण व मूल्य हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निर्यात किए जाने वाले माल के संबंध में रिजर्व अथवा अन्य सत्ता को निर्धारित प्रारूप में माल का सही विवरण प्रस्तुत करेगा। इसमें निर्यात किए जाने वाले माल का पूर्ण निर्यात मूल्य भी सम्मिलित होगा। यदि निर्यात करते समय माल का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता हो तो उसका बाजार मूल्य देना होगा। यदि मूल्य का सही अनुमान नहीं है तो भारत से बाहर मिलने वाले मूल्य का अनुमान हो। रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार वह अन्य सूचनाएं भी देगा, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो निर्यातक को रिजर्व बैंक को निर्यात किए जाने वाले माल के मूल्य के संबंध में अन्य मांगी गई सूचना भी देनी होगी। सेवाओं का निर्यातक रिजर्व बैंक या किसी अधिकारी को निर्धारित फॉर्म पर निर्दिष्ट ढंग से यह सच्ची व सही घोषणा करेगा कि ऐसी सेवाओं की अदायगी संबंधी क्या महत्वपूर्ण विवरण है। दूसरे शब्दों में कहें कि सेवाओं का प्रत्येक निर्यातक रिजर्व बैंक अथवा ऐसी किसी अन्य सत्ता को निर्धारित प्रारूप में सेवाओं के भुगतान के संबंध में सही विवरण देगा, धारा 7 के अनुसार। अगला नियम जो है वह है विदेशी विनिमय की वसूली व स्वदेश लौटाना। इस अधिनियम में अन्य कोई प्रावधान नहीं है तो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय में व रीति से भारत का निवासी वह सभी उचित कदम उठाएगा जिससे उस विदेशी विनिमय की वसूली हो और वह भारत में लाए जा सके। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जब तक कि इस अधिनियम में इसके विरुद्ध कोई अन्य प्रावधान ना हो, भारत के निवासी किसी व्यक्ति की यदि कोई विदेशी विनिमय बकाया हो अथवा आदत हो गई हो तो ऐसा व्यक्ति ऐसी विदेशी विनिमय की वसूली एवं वापसी के लिए सभी उचित कदम उठाएगा और सभी उचित कदम रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अवधि में उठाएगा। अगले जो नियम है वह है कुछ मामलों में धन की वसूली एवं भारत भेजने की छूट के संबंध में, जो धारा 9 के अंतर्गत आते हैं। विदेशी विनिमय का नियमन एवं प्रबंध, इसका अगला नियम है कुछ मामलों में धन की वसूली एवं भारत भेजने से छूट। इसके अंतर्गत धारा 4 एवं 8 के निम्न प्रावधान लागू नहीं होते हैं। पहला है उसमें रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा तक किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा अथवा विदेशी सिक्कों को अपने अधिकार में रखना। अर्थात कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा या विदेशी सिक्के अपने पास रखता है और वह रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत है तो उसमें
ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा तक रखने वाले व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग द्वारा विदेशी विनिमय खाते का रखा जाना अथवा संचालन किया जाना। नेक्स्ट है, 8 जुलाई 1948 तक संग्रहित अथवा प्राप्त विदेशी विनिमय अथवा रिजर्व बैंक की सामान्य अथवा विशेष अनुमति से भारत के बाहर से उत्पन्न अथवा प्राप्त आय। 8 जुलाई 1948 तक जो संग्रहित है अथवा जो विदेशी विनिमय प्राप्त है वह रिजर्व बैंक की समान अथवा विशेष अनुमति से भारत के बाहर उत्पन्न हुआ है अथवा प्राप्त हुआ है, तो वह भी, उस पर भी ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट है, उपहार के रूप में प्राप्त विदेशी विनिमय। यदि किसी को विदेशी विनिमय उपहार के रूप में प्राप्त होता है तो उस पर भी धारा 4 एवं 8 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट, रोजगार, व्यवसाय, व्यापार, धंधा, सेवा, पारिश्रमिक, उपहार, उत्तराधिकार अथवा किसी अन्य वैध तरीके से प्राप्त विदेशी विनिमय बशर्ते वह रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर हो। नेक्स्ट है, अन्य किसी रूप में प्राप्त विदेशी विनिमय जो कि रिजर्व बैंक निर्दिष्ट करे, इन पर भी धारा 4 एवं 8 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। धन्यवाद।